दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टूडेंट डीके में। और आज हम बात करेंगे गणित शिक्षण शास्त्र गणित पैडागोजी के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो कि आपके आने वाले सीटेट एग्जाम जुलाई 2023 की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाले हैं। तो साथ ही साथ आपके लिए मैथ्स की क्लास, ईवीएस की क्लास और साथ ही साथ सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट की रेगुलर क्लासेस, लाइव क्लासेस जो है वो प्रोवाइड करवाई जा रही है। आप उन्हें भी कंटिन्यू कर सकते हैं अपने स्कोर को बेहतर करने के लिए। अपनी ऐप ऑनलाइन डीके ऐप जो है वो भी आप प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर भी आप कंप्लीट नोट्स जो है वो भी आपको वहां पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो साथ ही साथ वो भी आपके लिए एक हेल्पफुल रहेगी आपकी जो कंप्लीट तैयारी है उसको पूरा करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज के हमारे इन क्वेश्चनों की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, उच्च गणित की कक्षाओं में छात्राओं की भागीदारी छात्रों की तुलना में कम है, इसका कारण यह हो सकता है। तो यहाँ पर यदि हम कारण देखें तो इसका कारण क्या हो सकता है। देखिए, उच्च गणित की कक्षाओं में यदि हम देखें तो छात्राओं की भागीदारी छात्रों की तुलना में कम है। तो देखिए, सीधा सीधा प्रश्न जब आपको यहाँ पर किसी भी एक पक्ष को ज्यादा एक पक्ष को कम दिखाता है तो ये प्रश्न लैंगिक रूढ़िवादिता से संबंधित है, जेंडर पर आधारित प्रश्न है। तो ये कहीं ना कहीं उसमें हमें एक हिंट मिल जाती है इस प्रकार के प्रश्नों में। तो देखिए, यहाँ पर इसका कारण क्या हो सकता है। देखें, छात्राओं की तुलना में पुरुष छात्र गणित में बेहतर हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। गणित एक बहुत ही कठिन विषय है और छात्राओं के पास गणित पढ़ने का रुझान नहीं होता। तो ये भी सरासर गलत है क्योंकि ऐसा भी नहीं होता। और सी है, यहाँ पर सामाजिक और शिक्षकों की अपेक्षाएं जेंडर पर आधारित है। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो इसका कारण हो सकता है। ये दोनों तो इसके कारण में शामिल नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर रुचि सिर्फ छात्रों की नहीं, छात्राओं की भी होती है। और जरूरी नहीं कि छात्र या पुरुष छात्र ही केवल बेहतर होते हैं, छात्राएं भी बेहतर होती है। तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए हमारा जो उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी। अब ऑप्शन सी में हमें यहाँ पर ए और सी के रूप में दिया है, केवल बी के रूप में है, और सी में केवल सी है और डी में है यहाँ पर बी और सी। तो इसमें हमारा सही उत्तर जो होगा केवल और केवल सी विकल्प जो है वो इसमें हमारा सही उत्तर होगा। तो चलिए, ये हमारा इसमें उत्तर हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से उपकरण अधिगम की कठिनाई की विशिष्ट प्रकृति के निदान में सहायक नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर उन उपकरणों की बात करना है जो अधिगम की कठिनाई की विशिष्ट प्रकृति के निदान में सहायक नहीं है। कक्षा का अवलोकन है और मौखिक प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण है, छात्रों का लिखित कार्य है, संचयी और उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड है, योग्यता परीक्षण है। अब इसके लिए हमारा सही उत्तर इसमें कौन सा होगा। तो देखिए, केवल ए और बी, केवल ए और ई, केवल सी और डी और केवल ई। तो देखिए, यहाँ पर कौन से उपकरण अधिगम की कठिनाई की विशिष्ट प्रकृति के निदान में सहायक नहीं है। तो जो नहीं है वो होगा यहाँ पर हमारा केवल ई, जो कि होगा योग्यता परीक्षण, ऑप्शन ई, क्योंकि यहाँ पर कठिनाई के निदान में सहायक नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, 34 गुणित 6 को हल करने के लिए एक विद्यार्थी नीचे दी गई प्रणाली का प्रयोग करती है, जहां पर उसने इस गुणा के सवाल को उसने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हल करने का प्रयास किया। तो यदि हम देखें तो देखिए, उसने सवाल को किस प्रकार से किया। तो उसने यहाँ पर दिखाया, जैसे 34 होते हैं 34, तो उसको 30 + 4 लिख लिया और गुणित इसमें 6 कर दिया और 6 का फिर 30 में भी और 4 में भी गुणा किया। तो 30 का 6 में गुणा किया, यहाँ पर 4 का 6 में गुणा किया। इन दोनों का जो गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल यह आया 180 और 24, और दोनों को जोड़ दिया और यहाँ पर उसने उत्तर इस प्रकार से निकला। तो देखिए, क्या ये सही तरीका है या नहीं है। तो यहाँ पर उपयुक्त प्रणाली के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो विद्यार्थी को गुणन का अवधारणात्मक ज्ञान है और वह इसे अपघटन की प्रणाली से संचालित करने में सक्षम है। यह गुणन की एक मानक कलन विधि नहीं है, इसलिए विद्यार्थियों को इसके उपयोग के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। विद्यार्थी को गुणन की अवधारणात्मक ज्ञान नहीं है, यह गुणन की समस्या को हल करने के लिए एक तात्कालिक अनुमान और प्रयास है, प्रणाली है। तो देखिए, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से उसने यहाँ पर इस प्रश्न को हल किया है, तो विद्यार्थी
गुणा की जो अवधारणात्मक समझ है उसको जानता है, उसका ज्ञान उसको है और वैसे अपघटन प्रणाली से संचरित करने में भी सक्षम है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा उत्तर होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सी कौशल गणित में आकार, दिक्स्थान और माप के शिक्षण से जुड़े हुए हैं? समितियां खोजना और सौंदर्य शास्त्रीय भाव प्राप्त करना, सांख्यिकीकरण यानी कि अंकों को अवधारणाओं जैसे क्षेत्रफल, परिमाप आदि से जोड़ना, सी है शिक्षार्थियों में प्रारंभिक अंक गणित को बढ़ावा देना और डी है केवल विज्ञान के साथ गणित को समाकलित करना। अब यहाँ पर सही उत्तर हम कौन सा मानेंगे इसमें? तो ए और डी है, ए और बी है, ए बी सी या फिर है सी और डी। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा जो रहेगा इस प्रश्न के लिए वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें दिया है ए और बी के रूप में। ए और बी के रूप में यदि हम देखें यहाँ पर तो हमारा उत्तर जो बनता है, जो कि गणित के कौशल में आकार, दिक्स्थान, माप के शिक्षण से जुड़े हुए हैं, तो वो है यहाँ पर समितियां खोजना, सौंदर्य शास्त्रीय भाव प्राप्त करना और साथ ही साथ सांख्यिकीकरण यानी कि अंकों, अवधारणा, क्षेत्रफल आदि के परिमाप से आदि से जोड़ना। तो यहाँ पर ए और बी के रूप में उत्तर बन जाएगा। आगे चलते हैं, सूक्ति गणित अधिगम का प्रारंभ घर से होता है का क्या अर्थ होगा? बच्चों को गणित पढ़ाने का उत्तरदायित्व तो अभिभावकों का है या फिर बी है घर और वातावरण में प्रचुरता में संसाधन उपलब्ध होते हैं जिनका उपयोग गणित के अधिगम में प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। गृह कार्य गणित अधिगम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अधिगमकर्ताओं के गणितीय कौशलों में वृद्धि के लिए घर में निजी शिक्षक सहायता कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सूक्ति बताई है, गणित अधिगम का प्रारंभ जो है वो घर से होता है, जिसका अर्थ यहाँ पर होगा कि घर और वातावरण में प्रचुरता में संसाधन उपलब्ध होते हैं और जिनका उपयोग गणित के अधिगम में प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसके लिए, सूक्ति के लिए बिल्कुल सही है, जो इसके अर्थ को यहाँ पर प्रकट करता है। आगे चलते हैं, एक शिक्षिका गणित की अपनी कक्षा में विभिन्न कक्षाओं की समय सारणी, ट्रेन के आगमन, गंतव्य समय के रेलवे चार्ट, अखबारों में छपे सर्वेक्षण लेकर आती है। यहाँ पर शिक्षिका का क्या उद्देश्य है? बच्चों को दैनिक जीवन के संदर्भों पर आधारित आंकड़ों का प्रबंधन देना या फिर आंकड़ों को सारणीबद्ध करने के लिए सारणियां बनाने, बच्चों की सहायता करना, प्रायिकता की अवधारणा को प्रस्तुत करना, उनको यह सिखाना कि कक्षाओं और रेलवे के लिए समय सारणियां कैसे बनाई जाती है। तो देखिए यहाँ पर यदि हम देखें कि शिक्षिका यहाँ पर रेलवे के चार्ट है, अखबारों में छपे सर्वेक्षण है, ये सब चीजें यहाँ पर लाती है शिक्षिका। तो शिक्षिका यहाँ पर जो उद्देश्य है वो है बच्चों को दैनिक जीवन के संदर्भों पर आधारित जो आंकड़े हैं उनका प्रबंधन देना, यही यहाँ पर शिक्षिका का उद्देश्य है। क्योंकि बच्चे जब इन चीजों को जो दैनिक जीवन के संदर्भों पर आधारित होंगे, जब वो इन्हें देखेंगे तो वो इसकी समझ बहुत अच्छे से विकसित करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट होगा उत्तर। आगे चलते हैं, बुनियादी साक्षरता वर्ष तक हासिल की जानी है। तो देखिए यहाँ पर यदि हम देखें तो जो नई शिक्षा नीति 2020 है उसमें बुनियादी साक्षरता के लिए जो वर्ष रखा है वो है 2025 तक, यानी कि 2025 तक राज्य सरकारों को यहाँ पर इसमें साक्षरता हासिल करना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है उत्तर। और आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के आकलन में क्या शामिल होना चाहिए? तो यहाँ पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के आकलन में क्या चीजें इसमें शामिल होना चाहिए? तो यहाँ पर विद्यार्थियों के अंकों के अनुसार उन्हें वरीयता क्रम देना, अवधारणात्मक समझ और समस्या समाधान कौशलों के अर्जन के आधार पर विद्यार्थियों की प्रगति है, प्रक्रियाओं, सूत्रों, फार्मूलों का ज्ञान का टेस्ट लेना, और डी है यहाँ पर विद्यार्थी की त्रुटि रहित गणना करने की योग्यता की जांच करना। तो देखिए यहाँ पर गणित के आकलन में क्या शामिल होना चाहिए? तो यहाँ पर जो शामिल होना चाहिए वो है अवधारणात्मक समझ और समस्या समाधान कौशल के अर्जन के आधार पर विद्यार्थी की प्रगति हो। ये एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित के आकलन में शामिल होना चाहिए, जो कि ऑप्शन बी होगा। समस्याओं और आकृतियों के प्रतिमानों की समझ पर बल देते हुए अधिगमकर्ताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा? यहाँ पर अधिगमकर्ता अपने आप ही संख्या तथ्यों को विकसित कर पाएंगे, बी है अधिगमकर्ता ज्यामितीय आकृतियों के नाम सीखेंगे, और सी है अधिगमकर्ता प्रतिमान में पुनरावृत्त होने वाली इकाइयों को पहचानने में सक्षम होंगे, डी अधिगमकर्ता मापन की मानक इकाइयों
की आवश्यकता की सराहना करने में सक्षम होंगे। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अधिगमकर्ता प्रतिमान में पुनरावृत्त होने वाली इकाई को पहचानने में सक्षम होंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा उत्तर। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण के बाद रिक्त स्थान लेकर विद्यार्थी के अधिगम में कठिनाइयों का आकलन किया जा सकता है। तो देखिए, उपलब्धि परीक्षण के बाद यदि हम बात करें तो उसमें मानक संदर्भित परीक्षण है, मानदंड संदर्भित परीक्षण है, निदानात्मक परीक्षण है, मौखिक परीक्षण है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उपलब्धि परीक्षण के बाद निदानात्मक परीक्षण जो है ये लेकर के अगला प्रश्न होता है, उपलब्धि परीक्षण के बाद रिक्त स्थान लेकर विद्यार्थी के अधिगम में कठिनाइयों का आकलन किया जा सकता है। मानक संदर्भित परीक्षण, मानदंड संदर्भित परीक्षण और निदानात्मक परीक्षण। डी है मौखिक परीक्षण। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं उपलब्धि परीक्षण के बाद में रिक्त स्थान लेकर, मतलब कि यहाँ पर हो जाता है निदानात्मक परीक्षण लेकर विद्यार्थियों के अधिगम में कठिनाइयों का आकलन किया जा सकता है। तो देखिए, निदानात्मक जो हमारा परीक्षण होता है उसका जो कार्य होता है कि वो बालक की कठिनाइयों को पहचानता है और उन्हें दूर करने का हर संभव प्रयास करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आता है, शिखा ने विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को उनकी भुजाओं के आधार पर सफलतापूर्वक वर्गीकृत किया है और वह बहन हेले के सिद्धांत के अनुसार वह ज्यामिति चिंतन के किस स्तर पर है। तो यहाँ पर है दृष्टिकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शिखा यहाँ पर जो है विश्लेषण स्तर पर होगी, जहाँ पर बच्चे जो है इस स्तर पर जो त्रिभुज हैं, ज्यामितीय आकृतियां होती हैं, उनको सफलतापूर्वक वर्गीकृत कर सकते हैं विश्लेषण स्तर पर। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अरुण समीकरणों को हल खोजने में बहुत अच्छा है, पर सामान्यतः इबारती प्रश्नों का समाधान खोजने में कठिनाई का अनुभव करता है। अधिकांश समय वह पूछता है कि मुझे जोड़ना है या घटाना, मुझे भाग करना है या गुणा। इस प्रकार के प्रश्न क्या सुझाते हैं? तो देखिए, यहाँ पर देखें तो अरुण जो है समीकरणों को हल करने में बहुत अच्छा है, बिल्कुल सही बात है। पर यहाँ पर थोड़ी सी उसे एक समस्या भी यहाँ पर देखने को हमें मिल रही है कि उसे क्या समस्या है। उसे प्रश्न की भाषा को समझने में कठिनाई होती है, उसमें संख्या संक्रियाओं की समझ कमी है, वह जोड़ गुणा नहीं कर सकता, वह कक्षा में व्यवधान डालने के मौके ढूंढता है। तो देखिए, बच्चा यहाँ पर जोड़ सकता है, घटा सकता है, संक्रियाओं को कर सकता है, पर प्रश्न उसे थोड़ा समझ नहीं आ पा रहा है, यानी कि प्रश्न की जो भाषा है उसको नहीं समझ पाता है। वो लास्ट में यही प्रश्न करता है कि मुझे जोड़ना है या फिर घटाना। तो यहाँ पर सीधा सीधा मतलब है प्रश्न की भाषा समझने में उसको कठिनाई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित में एक शिक्षक की शिक्षा शास्त्र युक्तियों को केंद्रित होना चाहिए। किस पर इसे केंद्रित होना चाहिए? तो देखिए, जब भी हम बात करें तो शिक्षा शास्त्री युक्तियां जो हैं वो हमेशा केंद्रित होना चाहिए बालक के ऊपर, यानी कि बच्चों पर। तो यहाँ पर बच्चों के ऊपर कौन सा हमारा विकल्प बनता है? कंठस्थ कराने पर, क्योंकि बच्चे विद्यालय में कोरी स्लेट जैसे आते हैं, तो कंठस्थ कराने की बात तो यहाँ पर करना ही नहीं है। बच्चे के अनुभवों के आधार पर अवधारणाओं को विकसित करने पर और सूत्रों को कंठस्थ करने पर, गणित में लिखित अभ्यास करने पर, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चे के जो अनुभव है उनके आधार पर अवधारणाओं को विकसित किया जाए। तो ये यहाँ पर गणित में एक शिक्षक की शिक्षा शास्त्री युक्ति जो है इस प्रकार से केंद्रित हो सकती है। ऑप्शन बी, यानी कुल मिलाकर के ये बाल केंद्रित हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, हम गणित इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि इसमें अंतर्निहित सरसता है जो कि अधिगमकर्ता को हर्ष और आनंद प्रदान कर सकता है। यह कथन उजागर करता है गणित के व्यवहारिक मान को, गणित के ज्ञान मीमांसात्मक मान को, या फिर गणित के प्राकृतिक मान को, या गणित के सौंदर्य परक मान को। तो देखिए, यहाँ पर
गणित तो वाकई में एक ऐसा विषय है जहां पर जब हम इसे हल करते हैं तो हमें एक सरसता इसमें देखने को मिलती है और यही हमें हर्ष आनंद भी प्राप्त करती है। तो यहाँ पर ये गणित के सौंदर्य परक मान को यहाँ पर उजागर करता है ये कथन। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर उत्तर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 प्रस्तावित करती है कि 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता ज्ञान प्राप्त करने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करनी होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने रिक्त स्थान नामक परियोजना का मिशन आरंभ किया है। निष्ठा निपुण भारत FLN दीक्षा। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है हमारा निपुण भारत। निपुण भारत नामक परियोजना जो है वो स्टार्ट की गई है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, गुरविंदर अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को नियमित रूप से टेस्ट लेता है और उनके अंकों की तुलना भी करता है। वह प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर विद्यार्थियों के समूह बनाता है, जैसे कि औसत अंक प्राप्त करने वाले, औसत से कम और औसत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी। यह किस प्रकार का मूल्यांकन है? तो देखिए यहाँ पर मानदंड संदर्भित, रचनात्मक, मानक संदर्भित या फिर पूर्वानुमानिक। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस प्रकार का जो मूल्यांकन होगा ये एक मानक संदर्भित मूल्यांकन यहाँ पर रहेगा। ऑप्शन सी, मानक संदर्भित। निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय भाषा का गुण नहीं है? तो गणितीय भाषा का गुण कौन सा नहीं है? सटीकता, संक्षिप्तीकरण, प्रतीकात्मक, अस्पष्टता। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा वो हो जाएगा अस्पष्टता। ऑप्शन नंबर डी, जो कि गणितीय भाषा के गुण में शामिल नहीं है, पर सटीकता, संक्षिप्तीकरण, प्रतीकात्मकता ये सब इसकी भाषा के गुण में शामिल होते हैं। अगला हमारा प्रश्न आता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली गणित उस परिस्थिति में होना चाहिए जहां पर एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को गणित में अर्थपूर्ण समस्याएं प्रस्तुत और हल करने में संलग्न रखता है। बी है, बच्चे गणित को उसके दैनिक जीवन के हिस्से के रूप में देखते हैं जिसके बारे में वह चर्चा कर सकते हैं। और सी है, प्रत्येक बच्चा बिना शिक्षक की सहायता लिए इस पाठ्यपुस्तक के सभी प्रश्नों को हल करने की क्षमता रखता है। डी है, जहां देश की केवल महान गणितज्ञों के सृजन पर बल हो। और इन सभी कथनों के आधार पर हमें यहाँ पर विकल्पों का इसमें चयन करना है। तो यहाँ पर इसके लिए हमारे जो सही उत्तर रहेंगे, तो हम यहाँ पर विकल्पों को भी और प्रश्नों को भी सामने रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न को यहाँ पर छोटा करते हैं। चलिए अब देखिए, हमें NCF 2005 के अनुसार स्कूली गणित उस परिस्थिति में होना चाहिए जहां पर प्रत्येक एक शिक्षक बच्चे को गणित में अर्थपूर्ण समस्याएं प्रस्तुत और हल करने में संलग्न रखता हो। यह हमारा सही होगा। इसके साथ में बच्चे को गणित के को उनके दैनिक जीवन के हिस्से के रूप में देखते हैं जिसके बारे में वह चर्चा कर सकते हैं। अब यहाँ पर यह तो संभव होगा नहीं और यहाँ पर भी संभव नहीं होगा। तो ए और बी के रूप में हमारा जो उत्तर बन जाता है वो बन जाता है ऑप्शन नंबर सी, जो कि होगा ए और बी के रूप में। चलिए आगे चलते हैं। एक छात्र 306 को 3006 के रूप में यानी कि अंकों में वो कुछ इस प्रकार से उसे लिखता है। उपरोक्त परिस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त तो यहाँ पर रहेगा? बच्चे के द्वारा दिया गया उत्तर सही है। उसमें स्थानीय मान की अवधारणा की समझ की कमी है, उसे गिनती नहीं जानता है और वह पढ़ नहीं सकता है या सकती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब एक छात्र शब्दों को यानी कि गणित के जो संख्याएं हैं शब्दों को इस प्रकार से अंकों में लिखता है तो कहीं ना कहीं बच्चा जो है यहाँ पर दिखाता है कि उसमें स्थानीय मान की जो समझ है, उसकी अवधारणा की समझ की उसमें बच्चे में कमी है। तो ऑप्शन बी हो जाता है यहाँ पर उत्तर। आगे चलते हैं। प्राइमरी कक्षा के अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को आकृतियों का एक समूह देती है। उन्हें आकृतियों के गुणों के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करने को कहती है। वैन हेले के सिद्धांत के अनुसार वह विद्यार्थियों का ज्यामितीय चिंतन के रिक्त स्थान स्तर पर आकलन कर रही है।
अब देखिए, इस प्रकार का प्रश्न हमने पहले भी देखा है, जहां पर ज्यामितीय आकृतियों को गुणे के आधार पर विभिन्न समूह में वर्गीकृत किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो ज्यामितीय चिंतन के विश्लेषण स्तर का आकलन कर रही है शिक्षिका। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। तो दोस्तों, यहाँ पर आज जो हमने क्वेश्चन लिए थे, क्योंकि 15 प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, यहाँ पर 20 क्वेश्चन का आपको एक सेट कंप्लीट यहाँ पर हमने करवा दिया। तो क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।